हेलो डियर्स, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम दोबारा क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का आगाज़ करने वाले हैं। और ये चैप्टर 3 का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और वेरिएशंस चैप्टर है। और आज के इस लेक्चर में जो हमारे मेन टॉपिक्स है वो है रेशो के ऊपर हम बात करेंगे कि रेशो क्या होती है, प्रपोर्शन क्या होता है, और इसमें के बाद आखिर में हम ये देखेंगे कि वेरिएशन क्या है और इसके अब कितने मुख्तलिफ टाइप्स हमारे पास हो सकते हैं। सो ये तीन चीज़ें आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बहुत अहम टॉपिक है, बेस्ट है इस सारे चैप्टर का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर पॉइंट नंबर 1 से, रेशो से, कि व्हाट इज़ रेशो। अब रेशो क्या होता है और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। मतलब ये कहने का कि रेशो एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द कंपैरिजन है ऑफ टू क्वांटिटीज़। जब भी आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो इस कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसको हम रेशो कहते हैं। और रेशो की जो मेन अहम चीज़ है इसमें और वो ये है कि यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ आप कंपेयर करते हैं उसका सेम यूनिट होना चाहिए। मतलब ये है कि दोनों क्वांटिटीज शुड बी ऑफ द सेम काइंड। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 5 मीटर, तो इसके साथ कंपेयर करने के लिए मुझे जो दूसरी क्वांटिटी चाहिए वो भी इसी यूनिट का होना चाहिए, यानी उसमें भी मीटर आना चाहिए, जैसे कि 10 मीटर। तो इसको हम इसे तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 5 मीटर वाज 10 मीटर। मतलब ये कि लेंथ की जो कंपैरिजन है वो आपने लेंथ में करना है इन द सेम यूनिट। इसी तरह अगर आप देखें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 2 kg। ठीक है, और 7 kg। सो इन दोनों की जो कंपैरिजन है इसको भी आप रेशो कह सकते हैं, इन दोनों की कंपैरिजन भी आप रेशो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह करते हैं कि 2 kg वर्सेज 10 मीटर, so this is not the comparison which we define in the term of ratio। ठीक है, ये कंपैरिजन ज़रूर है लेकिन इसको हम रेशो पर नहीं कह सकते हैं, इसको हम रेशो में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी कोई भी मीनिंगफुल जो आउटपुट होता है वो आपको नहीं मिल सकता। तो रेशो में जब भी आप दो क्वांटिटीज़ कंपेयर करेंगे दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि मास के साथ अपने मास को कंपेयर करना है, केजी क्वांटिटी केजी के साथ, मीटर की मीटर के साथ, फीट का फीट के साथ आपने लेना है। इस तरह वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ आपने लेना है। ठीक है, लेंथ को लेंथ के साथ आपने लेना है, विड्थ को विड्थ के साथ आपने लेना है। इसी तरह की जो कंपैरिजन होती है उसको हम रेशो में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि रेशो हमेशा दो चीज़ों की कंपैरिजन होती है और जो चीज़ आप कंपेयर करते हैं वो सेम नेचर के होने चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है रेशो की डेफिनेशन में। अब यहाँ पर नोट की सूरत में अगर आप नोट करना चाहें तो ये बात लिख लें कि रेशो इज़ ऑलवेज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो जो होती है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 5 मीटर वर्सेस 10 मीटर। ठीक है, अब ये रेशो में रिप्रेजेंट तो हो चुके हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर और 10 मीटर की रेशो 5:10 है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में वही रेशो होती है जो कि जहाँ तक इसमें पॉसिबल कॉमन वैल्यूज होती है उसको आप एक्सक्लूड करें। जैसे कि अगर आप दोनों को देखें तो दोनों 5 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। 5 × 1 इज़ 5 एंड 5 × 2 इज़ 2। फिर ठीक है, सो 1:2 इज़ द एक्चुअल रेशो। 1:2 इज़ द एक्चुअल रेशो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 मीटर। इसी तरह अगर देखें वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सो 10 सेंटीमीटर क्यूब वर्सेस 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये रिप्रेजेंटेशन तो है रेशो में लेकिन इसको हम एक्चुअल रेशो नहीं कह सकते। इन दो क्वांटिटीज़ की जो एक्चुअल रेशो है वो हमारे पास वो होगी जहाँ तक उसमें कमन है उसको आप ले आउट करें। जैसे कि 10 और 30 में कमन किया है, 10 कमन है, सो 10 × 1 इज़ 10 एंड 10 × 3 इज़ 30, सो 1:3। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकते, लिहाजा अब एक्चुअल रेशो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब और 30 सेंटीमीटर क्यूब में जो एक्चुअल रेशो है वो हमारे पास है 1:3। तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। सो जब भी आप दो सिमिलर क्वांटिटीज़ कंपेयर करते हैं तो उसको आप कैंसिल आउट करें उस वक्त तक जब तक कैंसिलेशन के चांसेस ख़त्म ना हो। जैसे कि यहाँ पर 1 और 3 में आप कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है, दोनों आप एक क्वांटिटी के से ऊपर हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसलिए हम इसको एक्चुअल रेशो कहते हैं। सो दिस इज़ द मेन रेशो विच वी शुड रिप्रेजेंट फॉर एनी कंपेरिजन ऑफ द क्वांटिटीज। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं
प्रपोर्शन की। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ तक रेशो के बारे में समझ आ चुका होगा। एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रेशो हम यूज़ क्यों करते हैं भाई। रेशो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमें बताता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ की मबीन आपने कंपेरिजन करनी है तो it tells that some one quantity is how much times greater than or smaller than the second quantity। यानी रेशो हमें ये चीज़ बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के मुकाबले में कितनी मर्तबा कम है या कितनी मर्तबा ज़्यादा है। जैसे कि 10 सेंटीमीटर इज़ 3 टाइम्स स्मॉलर देन 30 सेंटीमीटर, इट टेल्स अस दिस रेशो। ओके, तो इसी तरह 5 मीटर और 10 मीटर की रेशो अगर आप देखें तो 5 मीटर और 10 मीटर में अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 मीटर और 10 मीटर, ये तो सिंपल है फिर भी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कितना है 5 मीटर 10 मीटर के मुकाबले में कितना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5 मीटर या 10 मीटर जो है इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ दी 5 मीटर। ठीक है, 1 वो ये है और 2 टाइम्स ये है, सो 10 मीटर 5 के मुकाबले में 2 टाइम्स है। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम्स it tells us that which quantity is greater than the other quantity or smaller than the other quantity। I hope कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी अब तक। तो चलते हैं देखते हैं कि प्रोपोर्शन किस चीज़ का नाम है। अब प्रोपोर्शन की अगर हम बात करते हैं सो प्रोपोर्शन भी बिल्कुल रेशो की तरह होता है, कंपैरिजन होता है। ये भी प्रोपोर्शन भी एक तरह की कंपैरिजन है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि द कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज इज प्रोपोर्शन। रेशो में हमने ये चीज़ पढ़ा कि दो क्वांटिटीज़ की अगर आप कंपैरिजन करते हैं, दो सेम काइंड की क्वांटिटीज़ अगर आप कंपेयर करते हैं और ये मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी क्वांटिटी कितनी मरतबा एक दूसरे क्वांटिटी के मुकाबले में ज़्यादा है या कम है, तो वो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने मुख्तसर ये पढ़ा था कि रेशो दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है, जबकि प्रोपोर्शन में क्या हम करते हैं, यहाँ हम रेशोज़ को कंपेयर करते हैं। दो रेशोज़ जब हम कंपेयर करते हैं तो इसके लिए हम प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ईजी चीज़ है ये। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि आर द कंपैरिजन बिटवीन 3 और 4 क्वांटिटीज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशो में हम दो क्वांटिटीज़ कंपेयर करते थे, प्रोपोर्शन में हम दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि 3 भी हम कंपेयर कर सकते हैं और 4 क्वांटिटीज़ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। और ये डेफिनेशन भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि द कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड। यानी अगर दो रेशोज आप कंपेयर करेंगे तो जाहिर है उसमें भी हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ होंगी, हर एक रेशो में दो दो क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ है प्रोपोर्शन की डिफिनेशन में कि द कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज या द कंपैरिजन बिटवीन 3 और 4 क्वांटिटीज़। ठीक है, 3 या 4 क्वांटिटीज़ के अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ये आपका प्रोपोर्शन बन जाता है। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशो है 2:3 और दूसरी रेशो है 4:5। अब इन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे बीच में प्रोपोर्शन लगाना पड़ेगा इसी तरह। ठीक है, सो इस प्रोपोर्शन में आप देख सकते हैं 3 क्वांटिटीज़ हैं 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से आपने प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि 3 क्वांटिटीज़ है 4 क्वांटिटीज़ है, लेकिन कभी कभार हम 3 क्वांटिटीज़ भी कंपेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 क्वांटिटीज़ हमारे पास है ए, बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी को भी हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शन में। किस तरह, इसके लिए आपने एक क्वांटिटी को बीच में, जैसे कि आप ये देखें सबसे पहले कि ये एक प्रोपोर्शन है और प्रोपोर्शन में हमारे पास दो चीज़ें होती है मेन, इसी को हम कहते हैं मीन्स और इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, मीन्स और एक्सट्रीम्स, ये मीन वैल्यूज़ हैं और ये दोनों जो है वो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो इसी को हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं। अब 3 क्वांटिटीज़ अगर आप प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो इसके लिए आपने करना क्या होगा, आपने इन तीनों क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी को मेन पोजीशन पे लिखना होगा, यानी 2 बार लिखना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 3 क्वांटिटीज़ ए बी सी में प्रोपोर्शन में लिखना चाहता हूँ तो मैंने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ बी को। आप ए को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो अब बी को मैंने मेन पोजीशन पे लिखना है और ए और सी को हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे लिखना है। इस तरह हो जाएगा कि ए और सी आ गए आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन में। ठीक है, और जो आपकी सेलेक्टेड क्वांटिटी होती है
वो आपने मीन में लिखना है, जैसे कि रेशो बी और यहाँ पर भी रेशो बी, बीच में आ जाएगा प्रपोर्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होते हैं और मीन पोजीशन पर हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ आ चुके हैं। सो जब आप थ्री क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे इन अ प्रपोर्शन, तो आपने उन तीनों में से एक क्वांटिटी को मीन पोजीशन पे सिर्फ लिखना है और बाकी दो को आपने एक्सट्रीम पे डालना है, ठीक है। और जब आपके पास फोर क्वांटिटीज़ होंगे तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2:3 प्रपोर्शन 4:5। तो ये एक रेशो है और ये दूसरा रेशो है, इनका कंपैरिजन हम करते हैं बाई प्रपोर्शन। इसी तरह ए रेशो बी का और बी रेशो सी का हम प्रपोर्शन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बाई प्रपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ एक दूसरी चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपके पास जब भी किसी प्रपोर्शन में फोर क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे कि 2, 3, 4, 5, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने 2, 3, 4, 5 लिखा है, हो सकता है कि आपके पास ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में आ सकते हैं, इसके लिए आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो प्रपोर्शन हाँ जो होता है उसमें जब आपके पास फोर क्वांटिटीज़ होते हैं तो आपको एक नॉर्मल प्रोपोर्शन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोपोर्शन। लेकिन 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 जब आप किसी प्रोपोर्शन को कंप्लीट करें विद द हेल्प ऑफ थ्री क्वांटिटीज़, जबकि एक प्रोपोर्शन को लिखने के लिए आपको फोर क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है और आप एक प्रोपोर्शन कंप्लीट करते हैं थ्री क्वांटिटीज़ के साथ, जैसे कि ए बी सी में हमने बी को मीन पोजीशन पे रिपीट किया है, तो फिर ऐसे प्रोपोर्शन को आप कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे? कंटिन्यूड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आप अभी से जहन में रखने की ज़रूरत है कि एक प्रोपोर्शन जो होता है उसमें हमें बेसिकली टू रेशोज़ की ज़रूरत होती है और एक रेशो में टू क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से एक कंप्लीट प्रोपोर्शन लिखने के लिए हमें फोर क्वांटिटीज़ दरकार होती है। अब अगर आपके पास फोर क्वांटिटीज़ ऑलरेडी मौजूद है और इसी का प्रोपोर्शन बनाते हैं तो उसको आप नॉर्मल प्रोपोर्शन कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास थ्री क्वांटिटीज़ है और इसको प्रोपोर्शन में आपने लिखना है तो उसके लिए आपने एक क्वांटिटी को मीन पोजीशन पे रिपीट करना होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर ऐसे प्रोपोर्शंस को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, जैसे हमने कहा कि द कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये ठीक है, दो रेशोज़ की अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप प्रोपोर्शन के ज़रिए करेंगे ये, ठीक है। और प्रोपोर्शन की जो अल्टरनेट सिंबल है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इसी को हम प्रोपोर्शन का सिंबल कहते हैं, लेकिन इसका जो अल्टरनेट है इसकी जगह हम ये इक्वलिटी का साइन भी लगा सकते हैं कभी भी और किसी भी वक्त। इसी तरह रेशो के लिए जो हमने सिंबल यूज़ किया है वो ये है, लेकिन इसके मुतबादिल जो हमारे पास है वो हमारे पास बटा है, ठीक है। ये माइनस बिल्कुल नहीं भी है, ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, तकसीम भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह सो जब आपके पास रेशो होगा वहाँ आप डिवीजन लगा सकते हैं और जहाँ आपके पास प्रोपोर्शन होगा वहाँ आप इक्वलिटी लगा सकते हैं। इसी तरह इक्वलिटी की जगह प्रोपोर्शन और डिवीजन की जगह आप रेशो किसी भी टाइम लिख सकते हैं। ये चीज़ आप अभी से जहन में नोट कर लें। बाकी प्रोपोर्शन इज़ द कंपेरिजन ऑफ टू रेशोज़, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रेशोज़ है, ए रेशो बी, बी रेशो सी, और इसको हम कंपेयर करेंगे तो इसको बीच में प्रोपोर्शन डालना होगा। 2:3, 4:5 दो रेशो थे, इसको हम कंपेयर करेंगे तो बीच में हमने प्रोपोर्शन लगाना होगा। और एक प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ होते हैं, जो सेंट्रल वैल्यूज़ होते हैं दो, उसको हम मीन वैल्यूज़ कहते हैं, और जो एंड पर होते हैं उसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। और कंपैरिजन बिटवीन 3 और 4 क्वांटिटीज़, 3 या 4 क्वांटिटी, जैसे कि यहाँ पर 4 क्वांटिटीज़ और यहाँ भी असल में है 3 क्वांटिटीज़, लेकिन हमने इसको 4 में कन्वर्ट किया है। एक चीज़ को हमने रिपीट किया है क्योंकि एक प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है 4 क्वांटिटीज़ से। सब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम 3 या 4 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन करेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल हम उसको भी प्रोपोर्शन कहेंगे, लेकिन उसका नाम होगा कंपाउंड प्रोपोर्शन। क्या? कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन यहाँ पर आपके कोर्स में शायद कि नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बताता चलूँ कि जब आप मोर देन टू रेशोज़ कंपेयर करते हैं या मोर देन 4 या 3 क्वांटिटीज़ कंपेयर करते हैं तो फिर आपने कंपाउंड प्रोपोर्शन को यूज़ करना होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप नोट करें कि जब भी आप मोर देन 2 रेशोज़ कंपेयर करेंगे या मोर देन 3 या 4 क्वांटिटीज़ कंपेरिजन चाहेंगे तो उसी को भी हम प्रोपोर्शन कहते हैं, लेकिन फिर इस प्रोपोर्शन को हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। और ये शायद कि 8th क्लास के मैथमेटिक्स में ये चीज़ मौजूद है।
सो आई होप कि आपने इसको पढ़ा होगा, अगर आपके कोर्स में है तो हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। लेकिन अब तक के लिए सिर्फ ये आप समझ जाएं कि जब आप टू रेशोस क्वांटिटीज़ कंपेयर करते हैं सेम काइंड के, तो उसको आप रेशो कहते हैं, रेशो से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप टू रेशोस कंपेयर करेंगे तो उसको आप प्रपोर्शन कहेंगे, और जब आप टू रेशो से ज़्यादा कंपेयर करेंगे तो इसको आप कंपाउंड प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा कि एक प्रपोर्शन में हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 है। सो ये 4 क्वांटिटीज़ होती है डिफरेंट, लेकिन अगर आप किसी भी 3 क्वांटिटीज़ का प्रोपोर्शन बनाते हैं तो इसमें आपने एक वैल्यू को मीन पोजीशन पे रिपीट करना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने रिपीट नहीं करना है। ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर ले, जो मीन पोजीशन होता है उसी पे आपने किसी भी एक वैल्यू को रिपीट करना है। और फिर ऐसे प्रोपोर्शन को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। सो अभी तक हमने प्रोपोर्शन के गालिबान 3 टाइप्स की बात की है। एक नॉर्मल प्रोपोर्शन क्या होता है वो आपने देखा कि कंपेरिजन बिटवीन टू रेशोज या मोर देन 3 क्वांटिटीज़, ठीक है। अब इसके बाद हमने बात की कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी नॉर्मल प्रोपोर्शन जैसे होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्वांटिटी हम रिपीट करते हैं ऑन मीन पोजीशन, यानी यहाँ पर बेसिकली 3 क्वांटिटीज़ होते हैं, जबकि एक का प्रोपोर्शन के लिए 4 क्वांटिटीज़ होती हैं। सो हमने एक क्वांटिटी को रिपीट करना ही है। तो जब आप एक क्वांटिटी रिपीट करेंगे और वो मीन पोजीशन पे ही रिपीट करेंगे तो उसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप 3 या 4 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं या 2 से ज़्यादा रेशो को कंपेयर करना चाहेंगे तो आप इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, और इसकी फिर आपने रूल्स है कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन आई होप कि यहाँ तक आपको प्रोपोर्शन की भी समझ आ चुका होगा कि प्रोपोर्शन क्या होती है। अब आते हैं वेरिएशन की तरफ कि वेरिएशन क्या है। सो वेरिएशन वेरिएशन असल में हम कहते हैं चेंज को। किस चीज़ को हम कहते हैं? चेंज को हम कहते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन असल में चेंज को कहते हैं, चेंज को, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, ये रेशो में ही अप्लाई होता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है जैसे कि, और ना ही कोई अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने कहा कि 2 क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन हम इसको रेशो कहते हैं, लेकिन जब 2 क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटी और दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है तो फिर उसमें चेंजेस भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 2 क्वांटिटीज़ लेता हूँ। सबसे पहले प्रेशर, और दूसरी क्वांटिटी में ले लेता हूँ वॉल्यूम। अब जो ये दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम, ये हरगिज़ में रेशो की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, सेम यूनिट के क्वांटिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता चीज़ जो वेरिएशन है ज़रूर। वेरिएशन हमें ये चीज़ बताता है कि अगर एक क्वांटिटी में चेंज आता है तो उसका दूसरे क्वांटिटी पर क्या असर पड़ता है, और ये असर कितना होगा और कैसे होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके फ़ायदे होंगे या नुकसानात होंगे। तो ये चीज़ें हम वेरिएशन के ज़रिए मालूम करते हैं। सो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्रेशर है P और यहाँ पर वॉल्यूम है V। सो इन दो चीज़ों के मबीन जो रिलेशन है अगर आप जायज़ा कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रबर बॉल है, ठीक है। सो ये आपके पास एक गेंद है और ये रबर गेंद है, ठीक है। आप क्या है, इसी गेंद के ऊपर आप जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, ये उसका वॉल्यूम है, ठीक है। आप इसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं मतलब इस गेंद को आप दबाते हैं, तो फिर आपके पास ये गेंद जो होता है ये इसी वॉल्यूम के साथ नहीं रहता, ये छोटा हो जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। या अगर आप प्रेशर को उठाते हैं, रिवर्स करते हैं, तो फिर वो जो है ना वो गेंद दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इसी तरह की जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं कि ये इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स वेरिएशन है। प्रेशर है एक हद तक और वॉल्यूम अपनी हद तक कांस्टेंट है, लेकिन जिस लिमिट से आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो जाहिर है कि प्रेशर में चेंज आने की वजह से वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। सो यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो वेरिएशन होता है ये इनवर्स वेरिएशन कहलाता है, ठीक है। वेरिएशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। सो डायरेक्ट वेरिएशन इस तरह होती है कि जब आप एक चीज़ इंक्रीज करते हैं तो दूसरा चीज़ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और अगर आप एक चीज़ डिक्रीज करते हैं तो दूसरा चीज़ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो चेंजेस होते हैं उसको हम वेरिएशन कहते हैं, और ऐसे वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन कहलाते हैं। अब सॉरी इनवर्स वेरिएशन कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको पेश करता हूँ। लेट सपोज यहाँ हमारे पास एक वाटर टैंक है और यहाँ पर इसकी जो है ना आउटिंग होती है पानी की, ठीक है। सो इसी वाटर टैंक में अगर यहाँ तक पानी है तो हाइट ऑफ वाटर है, ठीक है, ये एच।
ऑफ वाटर है, तो प्रेशर बहुत कम होगा। यहाँ पर पानी की जो प्रेशर होगी वो बहुत स्लो आएंगे पानी। लेकिन अगर ये टैंक यहाँ तक फुल है तो जाहिर है हाइट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पानी भी प्रेशर के साथ आएगा, तेज़ आएगा। इसी तरह अगर ये फुल है, ये टैंकी बिल्कुल इसी पॉइंट तक है, तो फिर तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ वाटर है इन द टैंकर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द वाटर के साथ। जितना ज़्यादा ये टैंकी फुल होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर पानी का प्रेशर होगा, यानी उतना ज़्यादा तेज़ बहाव होगा पानी का। और जितनी ये इस टैंकी में पानी कम होगी, यानी जो पानी की सतह है वो कम होगी, हाइट कम होगी, तो यहाँ पानी भी स्लो आता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हाइट इंक्रीज होता है तो यहाँ प्रेशर भी इंक्रीज होता है, जब हाइट डिक्रीज होता है तो प्रेशर भी डिक्रीज होता है। सो ऐसी ये भी एक रिलेशन है। हाइट और प्रेशर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, प्रेशर डिपेंड करता है हाइट ऑफ द वाटर के ऊपर। और ये जब भी चेंज आ जाता है, अगर हाइट इंक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, हाइट डिक्रीज होता है तो प्रेशर भी डिक्रीज होता है। सो ये जो चेंज आता है प्रेशर में पानी के लेवल की वजह से, इसी चेंज को हम वेरिएशन कहते हैं। और इसी वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट। और इसी को हम कहते हैं इनवर्स। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ होगी और इसके मुख्तलिफ कंडीशंस गिवन होंगे। तो हमने ये चीज़ देखना होगा कि अब इस जो क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन है उसमें वेरिएशन कौन सा बनता है, डायरेक्ट वेरिएशन बनता है, इनवर्स वेरिएशन बनता है, और फिर इसी के बेस पर हम आगे बहुत अहम फैसले करते हैं। तो ये चीज़ अभी आप नोट करते जाएं कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, दीज आर द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशन बजाते खुद एक चेंज होता है, और एक चेंज दो तरह का होता है। एक को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, दूसरे को हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन आपने यहाँ पर देखा कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरा भी इंक्रीज होती है, एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है, जैसे कि हाइट ऑफ वाटर में और प्रेशर ऑफ द वाटर एट द वॉल आपने देखा। इसी तरह वॉल्यूम और प्रेशर जब आपने देखी तो इसका इनवर्स रिलेशन है। जब भी वॉल्यूम, रबर बॉल की हमने मिसाल पेश की यहाँ पर, कि अगर आप इसको दबाएंगे मतलब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर की वजह से वो बॉल जो होता है वो अपनी पोजीशन में नहीं रहता, उसका वॉल्यूम हमारे पास सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम इससे वापस प्रेशर हटाएंगे तो वही गेंद अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन एग्जैक्टली। ओके। तो ये चीज़ें हैं आज की इस लेक्चर में जो हमने आपको डिलीवर की हैं। सबसे पहले हमने बात की रेशो की। सो रेशो आपने देखा कि रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम यूनिट, यानी एक तरह की अगर दो क्वांटिटीज़ आप कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को आप रेशो कहेंगे। लेकिन रेशो हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और रेशो को रिप्रेजेंट करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि हमने ये अगर मालूम करना है कि इन दो क्वांटिटीज़ में से कौन सी क्वांटिटी दूसरे के मुकाबले में कितनी टाइम्स की बात मैं कर रहा हूँ, कितना टाइम्स इससे ज़्यादा है या इससे कम है। सो इन टर्म्स ऑफ टाइम्स अगर आप किसी एक क्वांटिटी की दूसरे का क्वांटिटी के साथ कंपेरिजन करना चाहते हैं तो उसको आप सिंपलेस्ट रेशो में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम होगा। दूसरी बात हमने की प्रोपोर्शन की। सो प्रोपोर्शन में हमने ये चीज़ आपके साथ डिस्कस किया कि जब आप दो रेशोज़ को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए आप प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, रेशो और प्रोपोर्शन दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि रेशो भी कंपैरिजन है और प्रोपोर्शन भी कंपैरिजन है। लेकिन फ़र्क ये है कि रेशो में हम दो क्वांटिटीज़ कंपेयर करते हैं ऑफ द सेम यूनिट, लेकिन प्रोपोर्शन में हम दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ कंपेयर करते हैं या दो रेशोज़ हम कंपेयर करते हैं तो प्रोपोर्शन के इस्तेमाल करते हैं। अब हमने प्रोपोर्शन में मज़ीद ये कहा कि एक प्रोपोर्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है फोर क्वांटिटीज़ से। ठीक है। सो अगर आप फोर डिफरेंट क्वांटिटीज़ एक प्रोपोर्शन में लगाते हैं तो उसका आप एक नॉर्मल प्रोपोर्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप तीन क्वांटिटीज से एक प्रोपोर्शन बनाते हैं तो इसके लिए आपको एक क्वांटिटी टू टाइम्स लिखना होगा। और कहाँ पे लिखना होगा मैंने आपको बताया कि मीन पोजीशन पर आपने उसको रिप्रेजेंट करना होता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसी प्रोपोर्शन को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप दो रेशोज से ज़्यादा रेशोज कंपेयर करते हैं या चार क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की कंपेरिजन करते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे या नहीं। तो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल हम इसको भी प्रोपोर्शन कह सकते हैं। लेकिन इन दिस केस जब आप दो से ज़्यादा रेशोज कंपेयर करते हैं या मतलब ये है कि फोर से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन चाहते हैं तो उसी को भी हम प्रोपोर्शन कहते हैं। लेकिन उस प्रोपोर्शन का एक ख़ास नेम होता है जिसे हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है। फिर आगे हमने बात की वेरिएशन की, जैसे आपके सामने अभी स्क्रीन पर है।
तो वेरिएशन मैंने आपको बताया कि वेरिएशन इज़ द चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से दूसरे क्वांटिटी का उसके ऊपर इसका क्या फ़र्क होता है, उसमें कितना चेंज आ जाता है, और वो चेंज पॉजिटिव सेंस में हमारे पास आता है या नेगेटिव सेंस में आ जाता है, उसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। सो ये चीज़ें हम करते हैं वेरिएशन में। लेकिन बुनियादी तौर पर वेरिएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वेरिएशन रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू अनदर क्वांटिटी। अब इसके दो टाइप्स मैंने आपके सामने रखे कि इसको हम एक को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं और दूसरे को हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। यानी ये चेंज जो होता है एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी की वजह से, ये डायरेक्ट भी होता है और इनवर्स भी होता है। डायरेक्ट वेरिएशन की मिसाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि एक वाटर टैंकर है और इसमें हमारे पास पानी की जो सतह है अगर वो कम है तो यहाँ पानी का बहाव जो होगा वाल के ऊपर वो बहुत स्लो होगा, यानी उसका प्रेशर कम होगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ ये टैंकी फिल होती जाएगी और पानी की सतह ऊपर जाएगी तो यहाँ पानी का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इन सच अ केस जब एक हाइट ऑफ द वाटर इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है, और जब भी ये हाइट ऑफ द वाटर डिक्रीज होगा तो दोबारा प्रेशर ऑफ द वाटर भी डिक्रीज होगा। तो इस तरह की जो रिलेशन है हाइट ऑफ द वाटर का और प्रेशर ऑफ द वाटर का, ये डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि एक क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, एक जब डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होता है। इनवर्स वेरिएशन हमने बात की, यही इन दो चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया कि प्रेशर और वॉल्यूम जब आपके पास होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक यहाँ पर रबर बॉल है और इसकी एक फिक्स वॉल्यूम है, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो बॉल जो होता है वो आपके हाथ में सिकुड़ जाता है, ठीक है, और इसी का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है इस टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस गेंद की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाती है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप वो प्रेशर उसी गेंद से जो है ना हटा लेते हैं तो दोबारा वही गेंद अपनी पोजीशन में आ जाता है और अपनी एक्चुअल वॉल्यूम में गेन कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जैसे हम प्रेशर रिमूव करेंगे वॉल्यूम दोबारा रिस्टोर हो जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह की सिचुएशन को हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो दूसरा डिक्रीज होता है, और जब एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है। सो ये थी जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। आई होप कि यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ अगर किसी भी किस्म की आपको कोई मसला है इसी टॉपिक के अंदर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सामने हाजिर होंगे और भरपूर फीडबैक देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, और उम्मीद है कि आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे उसके तो आपको ये चीज़ें मज़ीद समझ में आ जाएंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।